नमस्कार। एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर हो गाजियाबाद, इन शहरों में रोड रेस या फिर सोसाइटी के झगड़ों में आमतौर पर लड़ाई झगड़े देखा जाना बड़ी बात हो गई है। रोजाना हम सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल देखते हैं जिसमें लगातार ऐसा लगता है जैसे इन जिलों की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। किंतु इन सभी प्रकरण में लगातार ऐसा देखा गया कि ये लोग अपराधी नहीं हैं, बहुत नॉर्मल लोग हैं, किंतु छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं। कई ऐसी घटनाएँ हुई बीते दिनों, जिनमें हमने देखा कि दनकौर में एक यूट्यूबर अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ एन्जॉय करने गया और वहाँ किसी बात पे झगड़ा हुआ और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। बीते दिनों लेजर वैली सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय को गार्ड्स ने पीट दिया। उसमें कई स्टोरी आ रही हैं कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है, किंतु दोनों ही पक्ष उत्तेजित हो गए और लड़ाई झगड़े बढ़ गए। ऐसे ही चेरी काउंटी के एक निवासी को शाहबेरी में कार से बाइक टच हो जाने पर लोग बाइक से पीछा करते हुए सोसाइटी तक आ गए और उसके बाद उनके साथ मारामारी की, जिसके कारण पुलिस केस हो गया। ऐसी कई बैक टू बैक घटनाओं के बाद ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। और आज इस परिचर्चा को करने के लिए मेरे पास विशेष मेहमान हैं। मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी और वर्तमान में लखनऊ में पोस्टेड श्री वीएन सिंह जी हैं। मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजू महल जी हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं और मेरे साथ सोशल वर्कर और नोफा के प्रेसिडेंट राजीवा सिंह जी हैं। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, अगर आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमें इसे ट्विटर के थ्रू देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमारे मिलते रहे। अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं इसको शुरू करना चाहूंगा राजेश बैरागी जी से। राजेश जी, हमने इस तरह की घटनाओं को बीते कई दिनों से विटनेस किया है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं कानून व्यवस्था की नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? राजेश जी। कह रहे हैं। राजेश जी, हमने इस तरह की घटनाओं को काफी विटनेस किया है बीते कई दिनों में। लगातार छोटे छोटे झगड़े हो रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जिले की या शहर की कानून व्यवस्था कुछ नहीं हो पा रही है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। जबकि इसमें मामला, ये लोग बड़े अपराधी नहीं है, ये लोग अपराधी भी नहीं है एक्चुअली। ये छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होकर घटनाएं हो रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? है, अपनी जगह है कि पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि आपने एक से लिया है कि जो हमारे समाज में आक्रामकता बढ़ी है जी। और खासतौर पर युवा पीढ़ी में जो जी। बच्चे बाहर निकलते हैं किसी काम से, खाने पीने निकले, किसी काम से निकले और वो वहां पर झगड़ा कर बैठते हैं। कई बार जी। उसमें काफी दुखद घटना भी हो जाती है, वो की डेथ हो जाती है, किसी का ज्यादा चोट लग जाती है। उसके बाद पुलिस केस और अदालत और ये सब में भी जाना पड़ता है। तो ये विषय बहुत अच्छा है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पुलिस का भय इस बात के लिए होता है कि आदमी अपराध न, हम्म। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे इन खास तौर पर जो यहाँ पर विकास तेजी से हुआ है, जी। आर्थिक विकास, भौतिक विकास जहाँ पर ज्यादा हुआ है, वहां पर मुझे लगता है कि पैसे की और समूह की जो टसन है उसने इस आक्रामक प्रवृत्ति को बहुत विस्तार दिया है। और आदमी अ, हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी आपा खो देने की प्रवृत्ति समाज में, युवा पीढ़ी में हमें दिखाई दे रही है। उसके पीछे जो अभी मैं कुछ अध्ययन भी कर रहा था इसके, जी। ये मनोवैज्ञानिक कारण है, आनुवंशिक कारण भी है, और दूसरे कारण है
मनोवैज्ञानिक है इस बारे में ज्यादा अच्छा अध्ययन होगा उनका। जी जी लेकिन मुझे जो प्राथमिक तौर पर नजर आता है इसमें, वो यही चाहते कि जी ये आक्रामक बढ़ रहे। जी बोलिए। हेलो, राजेश जी का शायद संपर्क टूट रहा है। मैं राजीवा सिंह जी को ला रहा हूँ। राजीवा जी, आप नोफा एक ये जो आपका सोसाइटी है फ्लैट ओनर्स के एसोसिएशंस की, आप इसमें लगातार देख रहे हैं यहाँ पर हाई राइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लगातार जो घनत्व है आबादी का वो भी बहुत तेजी से ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले लोग जितने एरिया में 200-400 लोग रहते थे, आज वहां 4000 या 5000 लोग रह रहे हैं। और आप ऐसी घटनाओं के रोज साक्षी हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कुछ नहीं होता तो कुत्ते को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि लिफ्ट में कुत्ते को नहीं ले जाना है, या लिफ्ट में या कुत्ते को पार्क में क्यों घुमा रहे हो, और उस पर एफआईआर हो जा रही है। लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि दूसरे आदमी को परेशानी क्या हो रही है। डिलीवरी बॉय के केसेस हैं, या फिर सड़क पर ही अगर झगड़ा हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। ये आपको कैसा लगता है इस चीज को? बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी। जी सबसे पहले धन्यवाद तो इसलिए कि आपने जो विषय चुना है बहुत ही इन मतलब कॉम्प्लेक्स भी है एक तरह से, और जरूरत भी है इसको एड्रेस करने की। एंड सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। सब अपना समय निकाल के आए हैं। तो शुरुआत में अगर मेरे से कोई पूछे ओपनिंग स्टेटमेंट इसके बारे में, इस टॉपिक में जो आपने जी जी दिया, तो बिल्कुल। समस्या ये आइसोलेटेड नहीं है। मतलब आइसोलेशन में नहीं देख सकते हम कि रोड रेज क्यों हो रही है या सोसाइटीज के अंदर क्यों हो रहा है। ये एक पूरा एक सोशल इशू आ गया है हमारे पास। लेट मी स्टार्ट। इसका कारण क्या है, कुछ कारण मैं जरूर करूंगा, फिर स्पेसिफिकली मैं हाई राइज सोसाइटीज पे भी आऊंगा इस विषय में। जी जी देखिए, नोएडा को बने का लगभग 48वां साल चल रहा है, अभी 50 साल पूरे होने वाले हैं। और कुछ जी जी समय हाँ इस तरह से ग्रोथ हुई है, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है। मतलब कि जी इन्फ्लक्स ऑफ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हर एक प्रत्येक वर्ष लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं वो ऑर्गेनिकली उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया है ना। उससे जी समस्या क्या आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो बिल्डर बायर इश्यूज है जो यहाँ पर है। आधे मतलब करीबन 5 से 6 7 लाख जो लोग हैं वो इसी से परेशान है। और अगर देखा जाए तो इस तरह की समस्याएं हाई राइज सोसाइटीज में बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि एक तो बिल्डर्स का दबाव हो जाता है, फिर जी जी हमारे यहाँ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है वो भी दबाव में आती हैं, क्योंकि यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो है वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सोसाइटीज में। और जो जो कि आरडब्ल्यूएस या एओएस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इसलिए कई बार दिक्कतें आती हैं सोसाइटीज में, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं ठीक से। चैलेंजेस चैलेंजेस होते हैं। जहां तक आपने एक बात कही, देखिए सिंपल प्रॉब्लम्स है। जो स्ट्रे डॉग फॉर एग्जांपल, स्ट्रे डॉग्स की है, अगर वो हर एक सोसाइटी में अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, चाहे वो पेट हो चाहे स्ट्रे डॉग्स हो, उसका एक बहुत ही रोज ही आप देखते हैं न्यूज़पेपर में ये एक। नहीं नहीं, मेरा मेरा मुद्दा स्ट्रे डॉग्स नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि वो भी जैसे एक कारण है, किसी भी कारण को लेकर लोग लड़ रहे जी, हैं। मैं कर रहा हूँ, उसी का आ रहा हूँ। हाँ फॉर दूसरी चीज है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स की आपने बात करी, हमारे यहाँ जो है सिक्योरिटी एजेंसीज भी जो है वो पूर्ण रूप से ट्रेंड नहीं होते हैं। क्या होता है जी कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी किसी तरह से भर्ती कर लिए जाते हैं, जैसे आपने बताया कि उनको एड्रेस नहीं करना आता है, सोसाइटी के जी लोगों को रेजिडेंशियल इश्यूज को नहीं देख पाते हैं, और वो समस्या आ जाती है। हम्म, अगर हम लेते हैं कि ईज ऑफ लिविंग की जब हम बात करते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जी जो है वो नीड्स टू बी एड्रेस, और ईज ऑफ लिविंग में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो हमें सारे एड्रेस करने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का है। जी सड़कों पे जी। अगर मैं ट्रैफिक मैं है। मैं रोकता हूँ राजीव जी, मैं दोबारा आऊंगा इस पूरे डिटेल्ड एलोबरेट करने के लिए। मैं एक जी एक बार सबको ले लेता हूँ। जी मैं डॉक्टर अंजू महल जी को ले रहा हूँ। डॉक्टर अंजू महल साइकोलॉजिस्ट हैं। अंजू जी, यस सर। ये आपके माइक खुलने से इको हो रही है आवाज? सर अब ठीक आ रही है आवाज? नहीं, आई थिंक इको हो रही है। क्या मेरे को महसूस हो रही है, सबको हो रही है? इको है। यस सर, प्लीज बताइए मुझे। हाँ जी या मैम। गुड इवनिंग टू ऑल, आ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट हियर। देख जी जी, सो ये जो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं कि क्या वाकई यही मैटर है
बिल्कुल कि लोग अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर जा रहे हैं, या फिर कुछ और है? बहुत से एक फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप जी सर। एक्चुअली बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर हम सबसे पहले शुरू करते हैं फैमिली से, तो पहले तो हर बच्चा जो है अपने बचपन में ऑब्जर्वेशन से सीखता है। वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उनको इमिटेट करता है, उनकी नकल उतारता है। ठीक है सर? तो पहले तो माँ-बाप का रोल आ जाता है कि फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है। उसके बाद वो स्कूल में अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो भी उसका फॉर्म होता है, वो अच्छा है या बुरा है, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों पे आता जी, है। राइट सर? और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो जो भी उनकी ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, वो भी मेंटली, साइकोलॉजिकली, मैम इमोशनली बहुत आपका इम्पैक्ट आपका डालता है इको बच्चे ज़्यादा पे। हो रहा है। सर अभी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही नहीं, है? इको हो रहा है। ये मुझे ही लग रहा है, सबको लग रहा है? इको आ रहा है। हाँ, मुझे इको आ हमें भी लग रहा है। इको आ हाँ, रहा है? अगर आपकी तरफ से इको आ रहा है। एक्चुअली मैंने 2 आज एक बंद कर। हाँ, सेट जॉइन किए हुए हैं, कोई हाँ, बात नहीं प्लीज़ सर, मैं हाँ, देखती प्लीज़ हूँ। एक आईडी से हो जाइए। हाँ, एक आईडी से हो जाती हूँ सर मैं। और जस्ट अ मिनट। जी मैम। हाँ, सर होप इट्स क्लियर नाउ। हाँ, या अब क्लियर नाउ है इट्स सर? फाइन। हाँ, या हाँ जी, सॉरी फॉर द हुँ, इनकन्वीनियंस। तो जी, सर ये है कि जैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और थोड़ा शुरू कर देती हूँ, अगर मेरी इको हाँ, पहले आवाज़ हो रही जी, थी तो। सबसे पहले तो जी, जी, सर जी, ये जी, है कि फैमिली एनवायरनमेंट जैसे मैंने कहा, तो पेरेंट्स कैसा हाँ, बिहेवियर शो करते हैं बच्चों के सामने फैमिली के अंदर, तो वो बच्चे ऑब्जर्व हाँ, करते हैं, उसको देखते हैं और उसी को इमिटेट हाँ, करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं। तो उनको लगता जी, है जी, अगर बड़े ऐसा कर रहे हैं, किसी में भी रिएक्शंस हैं या फिजिकल वायलेंस हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है घर में, मारपीट हो रही है या जी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, अब्यूसिव बिहेवियर यूज़ हो रहा है, तो उनको लगता है जब बड़े कर रहे हैं तो ये ठीक होगा, ये सही है। तो बच्चे उसको हाँ, जब इमिटेट करते हैं तो उसको नॉर्मल और नेचुरल समझते हैं, राइट? जी, तो जी। उसके बाद जब वो अपना एक स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाके अपने पीयर ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड सर्कल मैम बनाते मैम हैं। अभी हम लोग बच्चों की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम बड़ों की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं समझ अब रही ये हूँ, जो लेकिन घट सर हाँ, बड़ों में कहाँ से जी, आ रहा है, वो एकदम से नहीं आता है। अगर आप कहें कि हाँ, 40 हाँ, साल में गुस्सा आना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चाइल्डहुड हुँ, ट्रॉमा कहते हैं इसको हम, तो ये बचपन से ही कुछ चीज़ें रिप्रेस हो जाती हैं अपने अंदर, हम चीज़ों को सप्रेस कर लेते हैं। चाहे वो ट्रॉमास हो, चाहे वो हमारी कुछ ऐसी नीड्स हो, जो फुलफिल नहीं हो पाई, किसी भी वजह से। हुँ, तो उन चीज़ों को हम जी, अपने जी, मन में दबा लेते हैं, उसको हम रिप्रेशन कहते हैं साइकोलॉजिकली। तो वो चीज़ें जब जी, जी, दबती चली जाती हैं, चाइल्डहुड से सर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। हमें लगता है कि बड़ों हाँ, को गुस्सा क्यों आ रहा है, वहाँ से अब्यूसिव या वायलेंट नेचर क्यों आ रहा है। वो सर चाइल्डहुड से ही जी, एक्चुअली स्टार्ट होता है और उसकी जड़ जो है हाँ, वो फैमिली से ओरिजिन होती है। तो जब चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से या रिप्रेस्ड फीलिंग जैसे मैंने अभी कहा उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ हुँ, पे आके उनका आगे चलकर वो एंगर में और एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। गुस्सा या हुँ, गुस्से में वायलेंट हो जाना, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, सबसे बड़ी कमी पेशेंस, टॉलरेंस, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल ना कर पाना। तो आजकल जो मैं देख रही जी, हूँ जी, बड़ों में, वो है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल और हर इंसान सोचता है कि ठीक है, मैं यहीं जी, जी, मैं यहीं रोक रहा हूँ आपको। जी। मैं बीएन सिंह सर को ला रहा हूँ। बीएन सिंह सर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहे हैं और लगातार आपने ऐसे चीज़ों से को फेस किया होगा अपने इस पूरे करियर में, जहाँ पर ये चीज़ें बड़ी आम होती होंगी। लेकिन आज वर्तमान में और आज से 10-15 साल पहले तक शायद ये थोड़ा कम था। अभी बढ़ गया है, उसके पीछे सिर्फ़ यही सब कारण है कि फैमिली पीछे से जो उनका एक जीन्स हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर यहाँ का प्रेशर ऐसा हो गया है, या फिर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर सबके पास पावर है, पैसा है, तो उसका भी एक फ़र्क पड़ता आशु है। जी धन्यवाद पहले मुझे इनवाइट करने जी, के जी। लिए। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी इन दिस जी, जी। डिस्कशन। लेकिन सबसे पहले कैवेट ये है कि मेरा पर्सनल हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस और दिल्ली के मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं हाँ कहूँगा। जी, हाँ जी। देखिए एक बात रियलाइज करना पड़ेगा, देयर आर 3 हाँ, फैक्टर्स व्हिच कम्स टू माय जी, माइंड और मैं इन फैक्टर्स में बिना स्पेसिफिक फैक्टर के मैक्रो फैक्टर पे जा रहा जी, जी, हूँ। एक तो आपका जिला नया बना है बिल्कुल। और इट्स अ अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया जी, आई वुड से। हुँ, जो भी अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ लाइफ एनोनिमस हो जाती है। बिल्कुल। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। जी, जनरली सोशल बिहेवियर में क्या होता है कि जब फिजिकल इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल। जैसे गांव में भी पहले लोग बैठते थे, पंचायत करते थे, बहुत सी चीजों को अनौपचारिक रूप से रिजॉल्व कर सकते थे। जी, अर्बन एरिया में पहले हम लोग सुने थे टाउन हॉल होते थे, लोग बैठते थे, आपस में डिस्कशन करते थे, तो आइडियाज को एक्सचेंज करते थे। हुँ, हुँ,
तो बहुत सी चीजें इनफॉर्मली कैसे बिहेवियर होना चाहिए, सोशल बिहेवियर कैसे होना चाहिए, नॉर्म्स क्या होना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अनौपचारिक रूप से भी सॉल्व करते थे। बट आज की जो अर्बन लाइफ है उसमें एक तो एनोनिमिटी है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, और पहले जो दुकानों में जाके सामान खरीदते थे अब केवल एक टेलीफोन कॉल पे और सेलफोन कॉल पे ही हम लाते हैं, वहां भी एनोनिमिटी है, तो हम अपने नेबरहुड को भी नहीं जानते। दैट इज वन पॉइंट, वेरी जनरेट। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जिला जो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध में नगर में अगर अर्बन एरिया में आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट देखें तो अभी इसके बने हुए 1997 नोएडा तो 76 में था, 1997 में जिला बना है। जिले में अपॉर्चुनिटीज बहुत अधिक हैं और अपॉर्चुनिटीज में वेराइटीज बहुत अधिक हैं फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। अर्लियर ये इंडस्ट्रियल था, फिर अब रेजिडेंशियल हो गया, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है प्रेजेंस है। एयरपोर्ट आने के बाद तो आपको हाईवे भी है, एक्सप्रेस वे भी है, एयरपोर्ट भी है, आपको मेट्रोज भी है, तो उसके कारण से, और दिल्ली के पास सटा हुआ है, तो इन आकर्षणों से समाज में विभिन्न जगहों के लोग सब लोग आ रहे हैं। आना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा जब एक दूसरे को समझ के एक सामंजस्य स्थापित करेंगे। तो सोशल कोहेरेंस और सोशल पीस और स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा और समय लगेगा, क्योंकि हर वर्ग बहुत ही पढ़ा लिखा है, जो गांव में भी है वो भी बुद्धिमान है, लेकिन सब अपने इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने में इस समय लगे हुए हैं। उन इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी सोशल क्वेश्चन में सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर एंड कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये नोएडा और गौतम बुद्ध नगर का एक बड़ा चैलेंज है जो समय के साथ सभी लोग, स्थानीय लोग रिजॉल्व करेंगे। ओके सर। तीसरा चैलेंज ये है कि हाल के दिनों में हमारी लाइफ जो हम मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेलफोन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिन भर इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो मच सो दैट कि फैमिली एज अ यूनिट पे भी इंटरेक्शन कम हो गया, बड़े बूढ़ों के साथ इंटरेक्शन कम हो गया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कम हो गया, पड़ोसी के साथ इंटरेक्शन कम हो गया, सोशल ग्रुप्स में इंटरेक्शन कम हो गया, पूरे समाज में इंटरेक्शन कम हो गया। उसके कारण से मैं कहूंगा कि एक दबाव है कि सब लोग, और दूसरा जो है जो मापदंड स्थापित हो रहे हैं, जब आप एक एनोनिमस वर्ड से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं, तो फॉर व्हाटएवर रीजंस जो स्टैंडर्ड से इतने हाई और या इतने लो या इस तरह आइडियल हो जाते हैं कि आप जब सामने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो गैप रहता है, उस गैप में कन्फ्रंटेशन वाजिब हो जाता है। तो ये मैं कहूंगा कि तीन कारण, अभी मैं अपने सुझाव नहीं दूंगा, ये कहूंगा कि तीन कारण महत्वपूर्ण हो गए जिससे हमारा सामाजिक इंटरेक्शन अपने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में पूरा थोड़ा टेंस सा हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, और जहां सामान्यतः बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो सकते थे इनफॉर्मली या बाय बेटर फॉलोइंग ऑफ कोड, इनफॉर्मल कोड्स, वो अब जो है प्रॉपर फॉर्मल कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये मेरा कहना है। जी, बहुत अच्छा आपने बात की। मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, ये जो बहुत अच्छी बात कही बीएन सिंह सर ने कि ये जो जगह है गौतम बुद्ध नगर खास तौर पे, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गांव पूरी तरीके से डेवलप हो नहीं पाए, उनको हम शहर में बदल नहीं पाए, और जो शहर में आबादी आई वो एक दूसरे को जानती नहीं है, और सब लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, वन टू वन किसी को जानते नहीं है, अपने पड़ोसी को नहीं पहचानते, लोगों के साथ बड़ी सारी समस्याएं हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको आप कैसे देखते हैं? आप गांवों को विकसित होने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं गांव विकसित थे पहले से। ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है या औद्योगिक एकीकृत औद्योगिक शहर बसे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना भविष्य का शहर है, इसमें उन शहरों की फिजा बिल्कुल खराब कर दी इसने। ये जो शहर बसे हैं इसमें तमाम जगह के लोग आए, वो लोग आए जो पैसे वाले थे, उन लोगों के अपने तौर तरीके थे। यहाँ के गांव वाले जो थे वो सीधे लोग, जिस तरह से गांव वाला होता है कहीं भी देश में, वो यहाँ के लोग भी ऐसे ही थे गांव वाले। जो बाकी लोग आए वो भी तो गांव से आए ना? नहीं, बाकी लोग गांव से आए थे कभी, वैसे तो हमेशा गांव से ही शुरुआत हुई है, लेकिन वो गांव से कभी आए थे। लेकिन 5 सेक्टर, अगर नोएडा की मैं खास तौर पर बात करूं तो 5 सेक्टर जो हैं वो आर्मी फोर्सेस के हैं। उनके लोगों की जीवन शैली बिल्कुल अलग है आम नागरिक से। और जो बाकी, अगर हम कुछ और सेक्टरों की बात करें जिन्हें पोस्ट सेक्टर कहा जाता है, हालांकि मैं पोस्ट सेक्टर और
नॉर्मल सेक्टर में अंतर को कभी समझ नहीं पाता कि वो पोस्ट कैसे हो जाते हैं, मतलब अमीर लोगों की वजह से पोस्ट हो जाते हैं या वो साफ सुथरे सेक्टर होते हैं इसलिए उन्हें पोस्ट कहा जाता है। मैं इस अंतर को कभी समझ नहीं पाता। प्राइस की वजह से होते हैं, किसका प्राइस ज्यादा है, प्राइस किसका ज्यादा है? अच्छा, प्राइस, हाँ वो भी एक वजह है उसका प्राइस होने की वजह भी हो सकती है। HIG LIG लेकिन इसी तरीके से बनते हैं। लेकिन मैं कुछ चीजें पीछे ले जाकर आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ 1977 से पहले देश में जो विरोध था वो हमें नजर आता था। यदि हम फिल्मों की बात करें, हिंदी जो चलचित्र बनते थे उसमें हम बात करें तो उसमें डकैत दिखाए जाते थे जो व्यवस्था से बगावत करके डकैत बन जाते। 1977 के बाद जब इमरजेंसी लगी और एक समय देश पूरा कर्फ्यू में और क्या कहते हैं लॉकडाउन जैसे में फंसा रहा, उसके बाद जैसे ही वो आजादी मिली इमरजेंसी से और एक जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों ने समझा कि अब हम पुनः आजाद हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक युवक खड़ा हो जाता है व्यवस्था के खिलाफ, जो दीवार पिक्चर में हमें दिखाई देता है कि वो जो है वो उस व्यवस्था के खिलाफ है जो वहां पर माफिया हैं, छुटभइये हैं, बदमाश हैं, उनके खिलाफ वो खड़ा हो जाता है कि मैं इस व्यवस्था को नहीं मानूंगा। अभी मुझे क्या लगता है कि लोग शायद व्यवस्था से भी परेशान हैं। लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उन्हें लगता है कि ये पुलिस भी करप्ट है, ये प्रशासन भी करप्ट है, ये नेता भी करप्ट है। तो वो खुद में ऐसा समझता है कि मैं इसका विरोध करूंगा और उसे उस विरोध का जो उसके अंदर जो भावना बढ़ रही है, जो वो बीएन सिंह साहब की बात बिल्कुल सही है कि हम लोग आपस से तो कट ही गए हैं, हमारा एक दूसरे से सीधा संपर्क नहीं रहा है। चाचा ताऊ मामा फूफा ये सब हमारे पड़ोसी अंकल ये सब दूर होते जा रहे हैं, हम खुद में खो गए हैं, खास तौर पर तो मोबाइल में खो गए हैं हम लोग। लेकिन शायद व्यवस्था से जो बगावत है दिमाग में हर युवा के, कि उसको लगता है कि पुलिस वाला कहीं भी रोककर जो है वो अभद्रता कर सकता है या वो कुछ पैसे लेकर छोड़ेगा, अगर कोई गलती हो भी गई है तो पैसे ले लेगा, जबरदस्ती चालान काट देगा। इस बगावत का जो विस्फोट होता है वो आपस में भी, कहीं बाइक टकरा जाए, गाड़ी टकरा जाए, किसी ठेले पर खड़े होकर खा रहे हैं, पहले नहीं मिला बाद में मिला, इस पर झगड़ा हो जाए, कुत्ते को घुमाने के ऊपर झगड़ा हो जाए, ये शायद प्रवृत्ति वहां से भी बढ़ रही। एक तरह से वातावरण बना हुआ है तनावपूर्ण, जिसमें कि हम विचारों के आदान प्रदान का जब भी समय आएगा तो हम उसमें लड़ाई कर बैठेंगे। ये अपराधी नहीं है, मैं ये दोहराना चाहता हूं कि ये लोग अपराधी नहीं है, ना अपराधी प्रवृत्ति है, ये एक तरह से दिमाग में कुंठा कह सकते हैं इसको हम, कि ये कुंठित मानसिकता है। ठीक है, महिर जी, राजीव जी, बैरागी जी कह रहे हैं कि ये मतलब ठीक है, बाकी आपके अपने मुद्दे हैं या और चीजों पे हैं या परेशानियां हैं। आपने कहा कि लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं, वो भी एक कुंठा का कारण है। बैरागी जी कह रहे हैं कि ये कुंठा अलग तरीके की है कि वो जो एक आक्रोश है व्यवस्था के खिलाफ। तो क्या ये हमारे अब DNA में आ गया है कि अब वो लगातार हम पिक्चरें देखते रहते हैं? अभी आजकल तो फिल्में भी ऐसी बनने लग गई हैं कि एनिमल जैसी फिल्म आती है जिसमें वो बच्चा जो है 10 साल का बच्चा इसलिए स्कूल में बंदूक लेके चला जाता है, गोलियां चला देता है कि कुछ लड़के उसकी सिस्टर की, बड़ी बहन की जो है रैगिंग कर देते हैं। तो क्या ये फिल्मों का भी इम्पैक्ट है या जो हमारे पास आसपास साहित्य है या फिर जो ये सोशल मीडिया के जरिए जो हमें परोसा जा रहा है उसका भी इम्पैक्ट है? देखिए, जो आपने बात कही कि जो फिल्मों और इसकी, जो मैं लास्ट लाइन ले रहा हूं पहले, कि साहित्य समाज का दर्पण होता है एक तरह से। जो भी साहित्य, जो भी आप बोलेंगे, जिस पिक्चर्स भी, मूवीज भी जो आ रही हैं, वो पहले समाज आता है, फिर उसके बाद ये आती हैं और उसको लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो एक एंजाइटी लेवल्स जो सिंह साहब ने भी बोली, बहुत बिल्कुल सही बोला कि जो कन्फ्लिक्ट है, जो एक कन्फ्लिक्टिंग है, बिकॉज कन्फ्लिक्ट वो इस तरह, एंजाइटीज एंड कन्फ्लिक्ट इस वजह से पैदा हो गई है क्योंकि हम लोग मिल ही नहीं रहे हैं एक दूसरे से। और जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन मैं रेफरेंस हाई राइज सोसाइटीज का लूंगा और बैरागी जी का भी लूंगा। जो बैरागी जी ने भी बोला, अर्बन और रूरल कन्फ्लिक्ट्स भी जो एक समाज में बहुत डिफरेंस है उसमें, वो भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग है और धीरे धीरे उसका होता है। लेकिन हाई जैसे सोसाइटीज हैं, ये भी एक कम्युनिटीज हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं
इसी में देखा जाता है कि एक घर से दूसरे घर में कोई बात नहीं करता और सब अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। और इतनी पेस ऑफ लाइफ जो है बहुत फास्ट हो गई है। मैं तो दूसरे शहर बॉम्बे में भी रहा हूँ, वहां इससे भी ज्यादा फास्ट। वहां तो मतलब अगर कंपैरिजन करा जाए, यहाँ पर फिर भी लोग आपस में बात कर लेते हैं थोड़ा, वहां तो एकदम ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी है सिस्टम में। वहां पर स्टेबल हुआ है सिस्टम इस वजह से कि या तो बहुत पुराना सिटी बना हुआ है, उसको 100 साल हो गए ऊपर हो गए बॉम्बे को बने हुए। नोएडा एक नई संस्था बनी है जहां पर बनी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और बन गई वो रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल में बहुत सारी, अब देखिए एंजाइटी क्यों है, समस्याएं इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। फॉर एग्जांपल आदमी को कम्यूट ही करना है। कल की डेट में हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि नोएडा में 40 ऐसे यू टर्न्स हैं जो कि एकदम वेल डिजाइन नहीं है और एक्सीडेंट्स की उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अब इसको कैसे देखा जाए? इसको मतलब रास्ते में जाता हुआ आदमी भी अपने आप को अगर सेफ महसूस नहीं करेगा तो वो ऑब्वियस है कि वो एक एंजाइटी लेवल पे जा रहा है, उसके जो ब्लड प्रेशर है उसका बढ़ा हुआ रहेगा जब भी सड़क पे चल रहा है। और ये रोड रेज जो है, रोड रेज वैसे काफी दिन से है, आज से नहीं है, जब से ये अर्बनाइजेशन हुआ है तब से ये। लेकिन हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज ये भी है कि देखिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार लगता है कि वो हेड हैवी हो गया, मतलब इन द सेंस हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है जो रेशो है, पब्लिक एंड पुलिस रेशो है, वो भी कम है। वो उसमें भी काफी डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर सिटीज जो होती हैं। तो ये उसको मतलब एक तो समस्या आ रही है और उसको कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। तो ये काफी सारी समस्याएं हैं जो डे टू डे एक्टिविटी में जो इंसान को परेशान करे रखती हैं। वो जो मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था कि ईज ऑफ लिविंग तभी आ सकता है जब उसके जो हमारे फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था, कम्यूटिंग हो गया फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट हो गया फॉर एग्जांपल, और ईज ऑफ दूसरी चीजें जो भी है आदमी की पेस ऑफ लाइफ में जो दूसरी चीजें चाहिए होती है, सपोर्ट सिस्टम जो है उसका, वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये ओवरऑल इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। तो इसका समाधान अगर मैं छोटा सा एक और जी अभी आएंगे, अभी समाधान पे आएंगे, अभी मैं रोकता हूँ आपको। मैं बीएन सिंह सर को आ रहा हूँ। बीएन सिंह सर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली राजीव सिंह जी ने कि जब तक यहाँ जैसे कमिश्नरेट नहीं आया था तो यहाँ पर लिमिटेड अधिकारी थे। एक एसएसपी सबसे बड़ी पोस्ट थी, या डीएम होते थे आप या एसएसपी होते थे, और बट इतने आईपीएस नहीं होते थे। आज हाँ एसपी होते थे, एसएसपी होते थे। तो आज इतने अधिकारी हो गए हैं कि उसके बावजूद भी स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, कमिश्नरेट आने के बावजूद भी। ये कहाँ आपको लग रहा है कि कहीं कुछ है, चैलेंज है, समझने में कोशिश हो रही है, या अभी सिस्टम बन नहीं पा रहा है पूरा 3 साल हो? देखिए आशुतोष जी, मैंने शुरू में कह दिया है कैवेट कि मैं केवल पास्ट की बातों बात करूंगा, कोई कमेंट इस पे नहीं करता। लेकिन जो राजीवा जी ने कहा है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, दे आर नॉट द ओनली फैक्टर। सोसाइटी में भी एक दूसरे पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि गौतम बुद्ध नगर का अट्रैक्शन है, मार्केट है, अवेलेबल रिक्वायरमेंट है, लोग अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, वो बहुत ही प्रबुद्ध हैं, देहात के लोग भी बहुत ही प्रबुद्ध हैं। आपस में सामंजस्य की आवश्यकता है और उस सामंजस्य को ओवर द पीरियड चल रहा है, वो सामंजस्य ओवर द पीरियड और आएगा। जैसे मुझे याद है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का 14 साल से बंद था, कंफ्लिक्ट लगातार हो रहा था, 39 गांव का मैटर था, वो मैटर रिजॉल्व हो गया, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन गया। डीएफसीसी डीएमआईसी 10-10 साल से रुका हुआ था, बन गया। तो यहाँ के लोग इस तरह के हैं कि जो सोल्यूशन को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज है कि आपस में और प्रयास करना पड़ेगा टू डेवलप अ कल्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि सभी एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें और उसके बाद एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़े। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए केवल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इज नॉट द ओनली रीजन। चूंकि यहाँ सोशल चेंज बहुत फास्ट हो रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द कंट्री, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है। ये यूपी का शो विंडो है, हिंदुस्तान का शो विंडो बनना चाहिए, एनसीआर का हिस्सा है। तो फास्ट चेंजिंग सोशल चेंजेस से जो इश्यूज हैं वो तेजी से इमर्ज करेंगे। अब उचित है कि सब लोग मिलके एक कॉन्शियस चॉइस लेके एफर्ट भी करें कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल थिंग,
केवल उनका अधिकता या उनकी कमी हो सकती है समय और सिचुएशन के साथ साथ। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि चूंकि हमारा जिला ऐसा है जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अधिक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस, बिकॉज ऑफ कंपोजिशन, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसलिए इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, सभी सही स्टेक होल्डर्स को सामने आके सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू गौतम बुद्ध नगर। मैंने कहा कि जिस तरह का हम मशीन से अटैचमेंट हो रहा है, फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो या हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बात मैं भी कहूंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर अंजू महल जी को ला रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये एक मेन इशू आ रहा है कि हर तरफ प्रॉब्लम है। जैसे बीएन सिंह सर कह रहे हैं कि ये खाली गौतम बुद्ध नगर की प्रॉब्लम नहीं है, और हमने देखा है, मतलब हम तो अभी डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं, बट जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका वगैरह, तो जो हमने एनिमल में देखा वो वहां के लिए आम बात है। वहां अक्सर बच्चे बंदूक लेके आ जाते हैं क्योंकि वहां पे जो है लाइसेंस मिलना आसान है। हमारे यहाँ तो इलीगल है। बिल्कुल। तो क्या ये वाकई जैसे जैसे हम अपने आप को डेवलप्ड कहते जा रहे हैं, ये हिंसा या ये जो एग्रेशन है ये हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल सर एक्चुअली क्या है ना कि एक वैल्यू सिस्टम, जैसे अभी अपने गांव की और शहर की बात की, तो यहाँ पर बात आती है संस्कारों की, यहाँ पे बात आती है मॉरल वैल्यूज की, यहाँ पे बात आती है वैल्यू एजुकेशन की, जो कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे डिमिनिश होती गई है और होती जा रही है। पहले हमें ये अपने ही बुजुर्गों से, अपने ही पेरेंट्स से वो शिक्षा मिलती थी कि हमें कैसे अच्छे से बिहेव करना है, सबको मिलके चलना है, पहले सामने वाले को रखना है, दूसरों की इज्जत करनी है। अब वही चीजें जब न्यूक्लियर फैमिलीज आ चुकी हैं, पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है और कहीं ना कहीं बच्चे अपने में बिजी हैं, पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, ड्यू टू टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ये गैजेट्स कह लीजिए, या बिजी टाइम शेड्यूल कह लीजिए, या कहीं ना कहीं हम सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा हो चुके हैं, मैं ज्यादा आ चुकी है हर इंसान में। तो जब हम म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है, विद इन अ फैमिली ही कनेक्टेड नहीं है, तो समाज को और देश के सोचने तो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो यही कि एम्पैथी खत्म हो चुकी है, मेरा सिंपैथी ताकि हम चलते हैं, बस अफसोस कर लेते हैं, उसके आगे हम सोचते ही नहीं कि क्या और हो सकता है। तो इंसानियत, बीइंग ह्यूमन की जो टेंडेंसीज होती हैं वो उसकी बहुत कमी आ चुकी है। अब स्कूलों में ये हाल है कि हम लोग अब पढ़ाना शुरू किया है वैल्यू एजुकेशन को, ये पढ़ा के नहीं आती है, इसको हम टीच नहीं कर सकते, ये देखकर आती है, देखकर सीख जाती है। जब हम लोग पढ़ते थे आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले, जब हम लोग इन क्लासेस में थे प्राइमरी में, तो हमारे पास एक नैतिक शिक्षा नाम की किताब होती थी, मॉरल साइंस, जो लेटर ऑन क्या हुआ लास्ट 10-20 इयर्स में वो एकदम गायब हो गई। शायद हम बहुत तेजी से पढ़ने लगे या एजुकेशन पाठ्यक्रम जो उसका बदला, सिलेबस चेंज हुआ, तो वो गायब हो गई। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ये किताब है ही नहीं आज की डेट में। हम लोग हमारे नहीं, अब लाइफ स्किल्स के पर वो किताब रोक रहा हूँ, 2 किताबें गायब हुई हैं। एक मिनट सर, एक मिनट जी। हमारे सिलेबस में स्टोरीज भी जो हैं अमेरिकन की आती हैं। पहले हम लोग स्टोरीज पढ़ते थे तो वो ध्रुव की होती थी कि वो बच्चा इतना ईमानदार था, अटल था कि वो अपने मतलब उससे नहीं डगा, और आज हम स्टोरीज पढ़ते हैं अमेरिकन की, तो वो भी कहीं एक फर्क है। बिल्कुल सर फर्क है, उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, राइट सर। हमारे में फैमिली कल्चर को हम कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मानते हैं और फैमिली के अराउंड ही हम कहीं ना कहीं हैं। वहाँ पे फैमिली कल्चर का वो बॉन्ड मतलब इमोशनल कनेक्शन नहीं है या बॉन्डिंग्स नहीं है जो हमारे में इमोशनल कनेक्शंस है। तो इंडिया हमारी फैमिली कल्चर से और इमोशन से ही जानी जाती है। तो जो ये स्ट्रेस हो रहा है, जो एंजाइटी हो रही है सर, ये कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे अनहेल्थी स्ट्रेस से। अनहेल्थी स्ट्रेस कौन सा है? जो कहीं ना कहीं हमें जो रोजमर्रा के काम है उन पे भी हम फोकस नहीं कर पा रहे, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, राइट। तो जब भी हम कोप अप नहीं कर पाते एंजाइटी से, स्ट्रेस से, तो ये सारे जितने मसले आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब होंगे। चाहे वो डॉग्स को लेके हो जाए, स्ट्रीट में ही लड़ाई हो जाए, चाहे वो लिफ्ट में ही लेके लड़ाई हो जाए, पार्किंग को लेके लड़ाई हो जाए, या घर के अंदर सिंपल नेग्लेक्ट होना, इग्नोर होना। तो सर ये जब हम किसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम इग्नोरेंस की फीलिंग हमारे अंदर आती है, तो ये डिस्ट्रेस क्रिएट होता है बॉडी में। और उन चीजों को हम किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि जैसे कि अभी चर्चा में सबने ही कहा कि हम सिर्फ अपने में कन्फाइंड हो गए हैं, हमें लोगों से मतलब नहीं, हम ना जानते नहीं कि नेबर में कौन है। इवन फैमिली के 4 लोग हैं तो चारों में ही आपस में बात नहीं होती है, वहां पे कहीं ना कहीं क्लैशेस हैं, वहां पे भी थॉट के ऐसी हैं या कुछ आदतें ऐसी हैं या इमोशनल लेवल पे कहीं वो जुड़े नहीं हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुंठा अंदर रिप्रेस हो जाती है, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं अंदर बंद हो जाती हैं और वो सिर्फ एक वॉयलेंट बिहेवियर में निकलती हैं या अब्यूसिव बिहेवियर में निकलती हैं, तो वो सब बाहर निकलती हैं फिर। जी,
मैं राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, पहले तो आप वो 2 बुक बताइए कौन सी कह रहे थे, फिर मैं दूसरी बात करूंगा। आपने एक बुक का नाम आपने लिया, जी जी, नैतिक शिक्षा, और दूसरी किताब थी जी हमारे पूर्वज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पूर्वज जो हैं वो हमें ये प्रेरणा देते थे, जब उनकी 8-10 पूर्वजों की कहानियों से संबंधित एक छोटी सी पुस्तक दी जाती थी पढ़ने के लिए, जी 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 और उसमें उन पूर्वजों के बारे में बताया जाता था कि दधीची ने कैसे राष्ट्र के लिए अपना देह दान कर दिया था, जी कैसे नचिकेता जो है अपने पिता की आज्ञा मानकर यमराज से मिलने चल दिया था। जी जी ये कहानियां हमने पढ़ी हैं, मैंने बुद्ध को पढ़ा है, और उनकी शिक्षाओं का मुझ पर प्रभाव भी है कि हम जो हैं सह अस्तित्व की भावना में विश्वास रखते हैं। जी कि मुझे लगता है कि जैसा मेरा अधिकार है संसाधनों पर, सड़क पर मेरा अधिकार है, वैसे ही दूसरे का अधिकार है। जी मैं बेटे के साथ गाड़ी में चलता हूं तो उससे कहता हूं, भैया ये जो है सड़क सबकी है, इसे ये मत समझिए कि तुम्हारी सड़क है, तुम ही चल सकते हो, तुम कहीं भी घुसा सकते हो, दूसरे की सुविधा को भी हम देख कर चलेंगे। जी जी ये प्रवृत्ति जब हमें पढ़ाने, जैसे मैडम ने कहा कि पढ़ाने से नहीं आती है, पढ़ाने से भी आती है, देखने से भी आती है, जी। व्यवहार करने से भी आती है, सभी चीजों से हमें कुछ ना कुछ मिलता तो है ही है। तो उन किताबों के पढ़ने से हम पर तो बहुत प्रभाव आया था उस समय, और वो प्रभाव जीवन पर्यंत रहने वाला है कि हमने उसे छोड़ा नहीं। जी। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं, जिससे मुझे, जो अभी मैं बात करते करते अपना विचार कर रहा था, जी। कि गलती ना मानने की जो प्रवृत्ति एक बढ़ रही है, कि आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, आपका कुत्ता, आपके घर से फेंका हुआ कूड़ा, आपके बच्चे द्वारा की गई हरकत, उसे आप ये नहीं कह रहे हैं कि जी गलती हो गई, क्षमा करें, इसके बजाय ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये बहुत बड़ा, और मेरी गलती तो है ही नहीं। तो ये वाली जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, गलती ना मानने की प्रवृत्ति, जी जी इससे तो झगड़ा होना ही होना, इसमें तो और कुछ बचता ही नहीं। सामने वाले को निश्चित तौर पर गुस्सा आ जाएगा अगर उसके साथ कोई आपने गलती कर दी है और आप मान भी नहीं रहे हैं। जरा सा क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। हमारे बुजुर्ग समझाते आ रहे हैं, टीवी में विज्ञापन आता है, तमाम फिल्मों में और धारावाहिकों में और तमाम चीजों में भी दिखाया जा रहा है कि चलो गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता। लेकिन मेरी युवा पीढ़ी जो है, जिसे मैं देख रहा हूँ, उससे मेरे से भी कभी कभी कोई टकरा जाता है तो वो जो मुझे ऐसे देखता है कि तू जरा सा बोल, मैं बताता हूँ तुझे, वो जो है उसमें ये नहीं होता कि वो ये माने कि जी गलती हो गई अंकल, गलती हो गई ताऊ जी, गलती हो गई भाई साहब, ऐसा कहकर वो जो है सामने वाला बिल्कुल, मतलब मैं तो इसको हमेशा अपनाता हूँ, अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं तुरंत 1 सेकंड गंवाए बगैर उसको गलती मानता हूं कि भैया गलती हो गई है हमसे। आपको मैं 1 सेकंड का समय लूंगा। मैंने परसों किसी को एक चेक दिया, वो चेक संयोग से कल ही वो शो हो गया खाते में, और उसके लिए एक वो देना होता है कि अगर इतने रुपए से ऊपर का चेक है तो उसके लिए आपको कंसेंट देनी पड़ेगी कि ये आपने जारी किया है या आपने, मतलब वो मैं देने से चूक गया, उसे वो चेक रिटर्न हो गया। तो मैंने उसको खुद फोन करके कहा, मैंने कहा भैया आपका चेक वापस हो गया है और जिसका मुझे बहुत अफसोस है, मेरी गलती से हुआ है, आप जो है इसे दोबारा प्रेजेंट करें और मुझे जो उसमें अगर कोई लगता है, टैक्स लगता है या पेनल्टी लगती है, वो मैं आपको भुगतान करूंगा। वो आदमी ने बड़ा वो माना है। लेकिन हम आमतौर पर ये गलती नहीं मान रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, सभी लोग सहमत होंगे शायद इस बात से, जी जी कि गलती नहीं मानने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। और इसके लिए और मैं जरा सा आगे बढ़ाऊं कि अगर हम उनके घर वालों तक पहुंच जाए कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया है, तो वो भी बच्चे का साथ देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने अपराध स्वीकार कर लिया तो फिर तो हमें ये भुगतना पड़ जाएगा, तो वो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, नहीं हमारा बच्चा तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। तो ये शायद ये भी काफी बड़ी समस्या हमारे सामने इस समय आ रही है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी सुल्ताना डाकू की, कि जब सुल्ताना डाकू को फांसी हो रही थी तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो
उनकी माँ को वहां लाया गया, जिसने मुझे रोका नहीं। हाँ, तो उसने कहा, माँ जब आई तो उसने अपनी माँ का कान काट लिया। तो लोगों ने कहा भाई तुम तो डाकू तो थे ही, तुम एक्चुअली में बुरे भी आदमी हो जो अपनी माँ का ही कान काट लियो। बोले यही वो लेडी थी जब मैं बचपन में पहली बार अंडा चुरा के लाया तो इसने ये नहीं कहा कि ये गलत बात है, इसने ये कहा कि जा बेटा कल को एक और लेके आना, और वहीं से मेरा चेंज हुआ। तो उस कहानी ने कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को और हमको सबको बांधे रखा कि हमें अपने बच्चों को कैसे करना है। और जो आप बात कह रहे हैं कि शायद वो एक बड़ी बात है कि आजकल जो माँ बाप हैं जी, वो चूंकि न्यूक्लियर फैमिली में हैं, वो इस बात को खुद भी अब तक बड़े नहीं हो पाए, या मैं इसको ऐसे समझूंगा, और वो अपने बच्चों के लिए भी वैसे ही हैं जैसे वो खुद उस बात को सोच रहे हैं। मैं राजीवा जी को ला रहा हूँ। राजीवा जी, ये ठीक है, ये तो एक मॉरल वैल्यूज की बात है या गलती ना मानने की बात है, लेकिन जो ये गलती ना मानने की समस्या है ये हमारे समाज में बढ़ती हुई राजनीति का काम तो के वजह से तो नहीं है। आज से जो मोटा मोटा देख लें तो 20 साल पहले तक राजनीति करने वाले लोग कुछ होते थे और समाज उसे अलग होता था, इसलिए प्रचार करने की जरूरत पड़ती थी, आपको लोगों तक पहुंचने की जरूरत पड़ती थी। आज क्या हो गया है कि हर आदमी हर समय पॉलिटिक्स कर रहा है, कहीं वो एओए की पॉलिटिक्स है, कहीं वो किसी एनजीओ में चुनाव हो रहा है, या कहीं किसी तरीके का चुनाव हो रहा है, या फिर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, इतने सारे चुनाव हैं। 24 आवर्स आदमी पॉलिटिक्स में आ गया है और उसमें गलती मानने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। और चुनाव होता नहीं है, चुनाव लड़ा जाता है। हाँ, तो वो तो अपने आप में एक लड़ाई है। ये भी एक कारण जी। तो नहीं, पहली चीज तो ये जो बैरागी जी ने और आपने बात करी, बहुत ही सुंदर बात करी है कि दो चीज मिसिंग हो रही हैं समाज में से हमारे। एक तो ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना, और एक अपॉलॉजी, एक माफी मांगना। ये दोनों चीज समाज में काफी हद तक बहुत कम हो गई हैं। स्पेशली ग्रैटिट्यूड भी खत्म हो गया कि हम किसी को ऑब्लाइज धन्यवाद दे दें जो हमारे लिए कर रहे हैं, वो भी मिसिंग है। और ये तो है ही मिसिंग, जो एरोगेंस आ गई है समाज में। तो ये एक तो ये चीज हुई। दूसरी जो आपने बताई कि राजनीति की वजह से है या इसकी रिफ्लेक्शन है समाज में, मैं तो उल्टा कहूंगा कि जो जैसा समाज है वैसे राजनीतिज्ञ है हमारे, जो जो यहीं से निकल के जाते हैं, दे आर ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सिस्टम। जितने भी राजनेता आते हैं समाज इसमें, पॉलिटिक्स में, या लीडर्स भी आते हैं जो, वो एकदम सही रिफ्लेक्शन है। अगर जैसे सोसाइटीज की जब हम बात करते हैं कि सोसाइटीज में सबसे बड़ी एक मुद्दा, पता नहीं यहाँ पर उठाना वो है कि नहीं, कि अल्कोहल का भी जो प्रचलन है बहुत ज्यादा हो गया आज की डेट में। कि आज पहले बच्चे जो थे, जो जब अभी हम बात कर रहे थे कि यूथ जो था, इतने अल्कोहल से तो शॉप्स भी कम होती थी और अल्कोहल का कंजम्पशन भी बहुत कम था। आज की डेट में देखिए, जितने जो मैं इसलिए इस मुद्दे पे आया हूँ कि सोसाइटीज में जो भी लड़ाइयां जो होती हैं, जो काफी गार्ड से लड़ रहे हैं या अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, ज्यादातर वो अल्कोहल के उसमें होती हैं कि आधों ने दे आर ड्रंकर्ड, और इसी तरह से ड्राइविंग रेज जो है उसमें भी यही जो रोड रेज है वहां पे भी। हाँ, एक ये अहम मुद्दा है जो, बल्कि मैं एक बार पुलिस वालों से, पुलिस जो डिपार्टमेंट से, उनसे बात भी हुई थी। क्या हो रहा था कि हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो फ्राइडे और सैटरडे जो है ज्यादा लोगों को डर रहता है, क्योंकि लोग पार्टी करके आते हैं रात को और वो रैश ड्राइव करते हैं एकदम। मतलब फ्राइडे रात को या सैटरडे रात, मतलब सुबह जब हम लोग जाते हैं घूमने में, तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है कि भैया कोई तो ये एक चीज समाज में एक बहुत ही डिफरेंट हो गया है ना। आई थिंक हमारे टाइम में पूरे शहर में एक अल्कोहल की शॉप होती थी, और आज की डेट में आप देखेंगे कि हर एक सेक्टर में, मतलब ऑलमोस्ट सेक्टर तो नहीं, लेकिन काफी हद तक उसका कंजम्पशन भी बढ़ गया। अच्छा, अगेन जो आपका प्रश्न, फिर वापस आता हूं मैं उसी पे कि मैं यही रोक रहा हूँ, ये नहीं, मैं यही रोक रहा हूँ, ये तो पॉइंट ऑफ जो है ना बीएन सिंह सर के पास आ गया है। अच्छा, कि सर ये जो एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ी बात कही राजीवा सिंह जी ने, कि जैसे पहले एक तो जिला भी बहुत बड़ा हो गया है, मैं इस बात को भी मानूंगा, लेकिन ये भी बात सही है कि आज हमारा ध्यान प्रशासन का जो है, आबकारी विभाग का, इस बात पे ज्यादा होता है कि हम कितनी ज्यादा शराब बेच सकते हैं। तो
एक तो ये कारण बड़ा महत्व क्या है, शराब की इजी अवेलेबिलिटी और शराब पीने को मॉरली खराब ना मानना, ये एक बड़ा कारण है। प्लस जब राजनीति की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसा समाज ऐसी राजनेता आ रहे हैं। यानी हमने राजनीति में माफियाओं का और भ्रष्ट लोगों की एंट्री तो 20-30 साल पहले देख ली यूपी में। तो क्या ये भी एक कारण है और इसको भी सुधारने का समय आ गया? मतलब थोड़ा सा बिना किसी कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं ये कहूंगा कि अल्कोहल केवल गौतम बुद्ध नगर के लिए स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर जनरेशन के लिए नहीं है। अगर आप चारों तरफ देखें तो जहां भी अर्बन एरियाज रूरल एरियाज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई और प्रदेश हो या दुनिया का कोई हिस्सा हो, अल्कोहल लोग अधिक ले रहे हैं। इसलिए गौतम बुद्ध नगर को स्पेसिफाई करना इज नॉट एब्सोल्युटली द करेक्ट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर के चैलेंज ये है कि गौतम बुद्ध नगर प्रोग्रेस की जिस स्टेज पे है उससे भी तेज स्टेज पे जाएगा। इसकी एरिया दिल्ली के बराबर है, 1340 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग बराबर है, और इसकी पॉपुलेशन अभी 40 लाख के लगभग होगी फ्लोटिंग मिला के। बहुत सा इलाका अभी डेवलप होगा जेवर एयरपोर्ट के कारण से, न्यू नोएडा के कारण से, डीएफसीसी के कारण से, डीएमआईसी के कारण से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से। ऐसे में इनएविटेबल है कि इसकी सही एनालिसिस करके सोसाइटी में चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे सोशल ग्रुप्स हो, चाहे एओएस हो, चाहे गांव में रहने वाले महत्वपूर्ण लोग हो, सभी लोगों को बैठ के एक एनालिसिस करके एक तरीका मालूम करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों का कॉम्बिनेशन हो। आपने एथिकल और मॉरल वैल्यूज की बात की। एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज आर यूनिवर्सल वैल्यूज जो इंडिविजुअली फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इनसाइड अंदर से आपको प्रेशर डालती हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और अगर अंदर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से अधिक समस्याओं को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सारे पहले से बड़ी अच्छी अच्छी बात की, लेकिन उसका अंदर से कंट्रोल, तो अंदर से कंट्रोल कैसे आएगा? फैमिली डालेगी बचपन में, और आप स्वभावगत रूप से अपने स्तर पे भी अपने में लगातार सही गलत के बीच में भेद करते हुए सही वाले को अपने अंदर इम्बाइब करते रहेंगे, तो एक कंट्रोल का मैकेनिज्म डेवलप होता है। बट मैं दूसरी बात भी किया, इन एडिशन टू दिस, ये मानते हुए कि यहाँ का सोशल चेंज फास्टर है, इसलिए इश्यूज बहुत अधिक आएंगे, इश्यूज डाइवर्सिफाइड होंगे, इनकी क्वालिटी अलग अलग होगी। ऐसी स्थिति में मोड ऑफ सोशल कंट्रोल भी क्रिएट करना टाइमली बहुत जरूरी है। अब जैसे पार्किंग का इशू है, सोसाइटी आइडेंटिफाई कर रही है कि पार्किंग के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एनिमल लवर्स जो एनिमल रख रहे हैं, उनके साथ बाकी लोगों के साथ जो रिजर्वमेंट कभी कभी हो रहा है वो आ रहा है। लिफ्ट का इशू है, ट्रैफिक का इशू है। हो सकता है कभी कभी जो है एक दूसरे को ना आइडेंटिफाई करके, जैसे ड्राइविंग का इशू है, इनको आइडेंटिफाई करके चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और चाहे कलेक्टिव लेवल पे उसको जो मॉडलिटीज हैं, कोर्ट्स हैं, वो तुरंत लेना चाहिए। इसमें दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी जरा देख लेना चाहिए, जिससे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपके पास समाहित हो जाए। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में केवल थ्योरेटिकल लेवल पे मैसेज पास ऑन करने से नहीं होगा, फिर तो सारे स्टेक होल्डर्स को लाना पड़ेगा, और सारे स्टेक होल्डर्स को फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से लाना पड़ेगा। अब मैं छोटी सी बात दूं, क्या आपने गेट पे गेट कीपर रखा हुआ है, तो जो एजेंसीज है उनसे भी बात करना चाहिए, उनको भी ट्रेन करना चाहिए कि we are having this contract must ensure that how to behave with the people who are residing inside, how to behave with the people who are residing outside। लेकिन जब उनके साथ कोई अगर दिक्कत हो रही है तो एओस को भी प्रोएक्टिवली फेयर तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। यदि आपका कोई मेंबर उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो वो भी प्रोपोर्शनेटली उसी तरह से, तो लोअर साइड दोनों में, ये नहीं कि एक्सट्रीम हो, उनको भी बोलना चाहिए कि भाई यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, से सॉरी, और व्हाटएवर इज, जितना हो उसके कमेंसरेट जो है सॉल्यूशन निकलना चाहिए। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जब आप सिक्योरिटी एजेंसीज एंगेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ भी आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, आपका एक्टिव इंटरेक्शन आपके मेंबर्स के साथ भी होना चाहिए, और आपका एक्टिव इंटरेक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। आप अपना जो है सीसीटीवी वगैरह लगा के एक फैक्चुअल पोजीशन में लाएं कि कोई गलत ना बोले, गलत इंटरप्रेट ना करे, और तुरंत होना चाहिए।
इसी तरह से सोसाइटी के और जो इमर्जिंग इश्यूज आ रहे हैं और जो आएंगे, मैंने कहा ना कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपके इश्यूज फास्टर आएंगे क्योंकि आपके सोशल चेंज फास्ट हो रहा है। जी। और अब इसमें ये मान के चलना कि नहीं साहब ऐसा होता था ना, since the change is taking place, the change is inevitable, the change will be faster। इसलिए अब आपको समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से इवॉल्व करना पड़ेगा। शुरू में आपको थोड़ा कंसिडरेट रहना पड़ेगा, लास्ट ईयर पहले ही नहीं लगाना चाहिए। पहले आपको प्रोपोर्शनलिटी इसको समझ करके आपस में इंटरेक्शन करके, जैसे एग्जांपल दूं, अभी राजीवा जी ने बुलाया था कुछ महीने पहले, सीनियर सिटीजन का इशू था। अब सीनियर सिटीजन की उस मीटिंग में अब आपके जिले में सीनियर सिटीजन को, चाहे वो अर्बन में रह रहे हो चाहे रूरल में, उनको स्पेशल रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो उनके लिए एक मोडेलिटी या उनके लिए कोड, चाहे अथॉरिटीज हो, चाहे पुलिसिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जनता हो, एक पहले से बना लेना चाहिए। तो अब ये होना चाहिए कि साहब वो जब सड़क पे आए तो अच्छा तो ये होगा कि कोई उंगली पकड़ के उनको सड़क क्रॉस करा दे। दूसरा अच्छा ये होगा कि साहब वो जब क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी अपनी रोक दे, उनको पहले जाने दे। लेडीज और सीनियर सिटीजन जब भी जाएं, बच्चे जाएं, उनको जाने दे। फिर उसके बाद उनके बैठने की कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो जा रहे हैं तो उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उसमें कभी शहर गांव नहीं, सीनियर सिटीजन इज सीनियर सिटीजन, लेडी इज अ लेडी, बच्चा इज बच्चा। तो इसलिए इनके लिए एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके होने चाहिए। आपके यहाँ आवश्यक है कि अब इश्यूज आइडेंटिफाई करके इनका कैसे हल निकाला जाए, इनसाइड आउटसाइड, विद इन फैमिली, इन द ग्रुप्स एंड अदरवाइज, ये आवश्यक है। और इसमें मुझे कहना है कि ये तत्काल करें, ये बेहतर होगा। और सब लोग व्यापक तरीके से इसको सोचें, समझें और इंप्लीमेंट करें, ये बेहतर होगा। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। आपका इलाका हिंदुस्तान के सबसे अच्छे फास्ट चेंजिंग इलाके में, अच्छे इलाके में होने जा रहा है। लोग आएंगे, सोशल चेंज होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनका अगर सोल्यूशन पहले से है तो लोग पहले से कोऑप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे और आपके यहाँ पीस रहेगी। प्रोग्रेस तभी होगी जब हर सेक्टर में, हर इशू पे ब्रॉडली पीस हो। एब्सोल्यूट पीस और एब्सोल्यूट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन ब्रॉडली जो है, प्राइमरली आपके यहाँ पीस हो, जिससे कि आपके यहाँ प्रोग्रेस हो। दिस इज इनएविटेबल एंड दिस इज माय व्यू। थैंक यू। मैं राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। बैरागी जी, एक समाधान तो बीएन सिंह सर ने बताया कि हमको क्या करना चाहिए। आपके स्तर से ये जो परिवर्तन आ रहे हैं सामाजिक तौर पे, और सामाजिक लोगों को इसको करना है, वो साहित्यकार हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, समाज सेवी हो, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 30 सेकंड में बाकी उनको आइडेंटिफाई करके, क्योंकि वो फॉर्मल तरीका रखेंगे और सोसाइटी इनफॉर्मल करेगी। वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, वो फॉर्मल करेगी, जब लोगों को समझाएगी तो इनफॉर्मल करेगी। तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं राजेश जी आपसे पूछ रहा था 30 सेकंड में नहीं, मैं 30 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा लूंगा। दरअसल जो राजीवा सिंह जी ने बात की, मैं उससे थोड़ा सा अलग मत रखता हूं कि समाज का आईना हमारे नेता नहीं है, बल्कि मैं नेताओं से ये अपील करूंगा। और हमारे बीएन सिंह जी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है मैं उन्हें शुभकामना भी देता हूं कि वो हमारे भावी सांसद हों। मैं आपसे ये नेताओं से अपील करूंगा कि वो इन युवाओं को अपने हितों के लिए आक्रामक, मतलब अपने उपयोग में लेने के लिए आक्रामक ना बनाएं, उनकी आक्रामकता को संरक्षण ना दें। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ मैं संकेत कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जितने भी एमपी एमएलए हैं, उनके पास एक ऐसी ब्रिगेड है, युवा ब्रिगेड, जिसको वो संरक्षण देते हैं और वो धीरे धीरे अपराध में प्रवृत्त हो रही है। आप लोग हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुझे मालूम है, मैं पत्रकार हूं तो मुझे मालूम है कि हमारे इस जनपद का, गौतम बुद्ध नगर जनपद का लगभग 2000 से अधिक युवा सुबह को सफेद कपड़े, सफेद जूते पहनकर और गाड़ी में बैठकर सिर्फ अपराध करने निकलता है। और किसके बूते निकलता है? वो नेताओं के बूते निकलता है। उनके यहाँ पड़ा रहता है, वो चलते हैं तो गाड़ियां पीछे दौड़ने लगती हैं। वो सब युवा लोग हैं, उनके अंदर ये है कि हम कुछ भी कर देंगे तो नेता बचा लेगा।
इस प्रवृत्ति जो आपने विषय आज रखा है, इस विषय का एक हिस्सा ये भी है कि ये केवल यहाँ की बात नहीं, हम पहले बिहार में देखते थे, पूर्वांचल में देखते थे, अब हमारे इलाके में भी ये स्थिति है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो नेताओं के यहाँ पर रहते हैं, उन्हें वहीं से खाद पानी मिलता है और वो कहीं भी कुछ मारपीट कर दें, कुछ किसी को धमकी दे दें, प्लॉट पर जाकर खड़े हो जाएं, किसी ठेके पर जाकर खड़े हो जाएं और उन्हें संरक्षण है नेता का। तो मेरा नेताओं से भी अपील है कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो समाज को दिशा देंगे, वो समाज को दिशाहीन और पथभ्रष्ट ना बनाए। मेरा ये जरा सा अपील है। आपके साथ 45 सेकंड में कुछ बच गए होंगे। मैं डॉक्टर अंजू मेहर जी को वापस इसमें ला रहा हूँ। डॉक्टर अंजू जी, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कोप अप कैसे करें, कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं? ये मैं आपसे 45 सेकंड में इसको चाहूंगा कि आप इसको। जी सर, बस हमने यही क्वेश्चन ले लिया था एट लास्ट कि हम इसमें चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आखिरी सवाल होगा। तो सर, पहली बात तो ये है कि जब हम बोलें तो थिंक बिफोर यू स्पीक। तो जब भी हम बोलना शुरू करें, पहले हम सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। उसमें हम सिंपैथी, एम्पैथी दोनों फीलिंग इसमें आ जानी चाहिए कि अगर मैं जो ऐसा बोलूं जो दूसरे को बुरा लग रहा है, तो वो मेरा बोलना गलत होगा। दूसरा होगा जब हम काम डाउन हो जाए, अगर एक बार हमें गुस्सा आ चुका है, एग्रेशन बढ़ गया है, कहीं गुस्सा बढ़ गया है, तो वहां पे हम थोड़ा काम डाउन होके फिर अपनी बात को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो झगड़े में परिवर्तित नहीं होगा। तीसरा मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं हम लोग एक्सरसाइज को भूल चुके हैं अपनी लाइफस्टाइल में। जिम ज्वाइन, जिनको बहुत गुस्सा आता है उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए। अगर मेरे को नेचर में जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए जिसमें वो हंस सके, बात कर सके, को शेयर कर सके। तो सर, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपने लिए टाइम निकालना आजकल बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल चुके हैं, टाइम निकालना अपना। और अगर मैं पॉइंट्स ऐड करूं, तो हम ज्यादातर स्टेटमेंट्स में कहते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। उसमें हमें पहले अपने आप को रखना चाहिए कि मेरे से शुरुआत की, या मेरे में क्या गलती थी, ये मेरे से गलत हुआ, या मेरे को ये चीज बुरी लगी। तो अगर हम वहां से शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गुस्से को, अपने गुस्से को भी, सामने वाले गुस्से को भी काबू कर सकेंगे या कंट्रोल कर सकेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या ह्यूमन बींग्स में है कि हम ग्रजेस को अपने अंदर रखते हैं। चाहे वो इंसान आगे वाला चेंज हो चुका है, उसमें मॉडिफिकेशन है, लेकिन फिर भी हम उसको उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम पुरानी बातों को याद रखते हुए और अपने उसी पास्ट को लेते हुए अपने थॉट प्रोसेस को बनाते हैं और आगे आगे उस इंसान को वैसे ही लेके चलते हैं। और अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, समस्याएं ऐसी हैं, तो हमें उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए, सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना चाहिए। हमेशा समस्या पर स्टिक नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जैसे हम शुरू करते हैं हल को ढूंढना, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ देते हैं और हल की तरफ चल पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी टेंशन हो, एग्रेशन हो, तो उस चीज को अगर हम हंसी मजाक में कन्वर्ट कर दें, तो इसको लाइट मूड में ले लें, तो भी बहुत से झगड़े, बहुत से एग्रेशंस, बहुत सी चीजें टच जाती हैं। आई थिंक हम लोग जितना हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की, उसके कुछ ही कारण ऐसे हैं, जो कारण तो बहुत सारे हैं। ये शहर बढ़ता हुआ है, यहाँ पर जो स्पीड है लोगों की, वो बहुत तेज है। और समाधान जो अंजू जी ने बताया वो बहुत सरल हैं, कि वो चाहे राजेश बैरागी जी ने भी कहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी गलती मानना स्वीकारना होगा। जब हम गलती मानेंगे तब हम अपोलोजाइज कर पाएंगे, और जब अपोलोजाइज कर पाएंगे, दूसरों को सम्मान दे पाएंगे, तो शायद जी। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो बैरागी साहब ने कहा इम्पोर्टेंट है, और सोल्यूशन तो मस्ट, और बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो यूथ है, तो आपका जो ये पूरा जिला है गौतम बुद्ध नगर, मैंने स्वयं पाया है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत अधिक है, अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। इशू ये है कि एक मैचिंग होना चाहिए यूथ को, इस तरह की एजुकेशन, क्वालिटी, स्किल्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, और दोनों के बीच में मैचिंग हो। जैसे मेजॉरिटी लोग बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए। मेरा मानना है कि सोशल ऑर्डर, सोशल कोहेशन, सोशल पीस तभी होता है जब मैक्सिमम लोग एब्जॉर्ब होकर अपना काम करने लगते हैं। जब वो काम करने लगते हैं तो उनके डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, और ये मैक्रो लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कह रहा हूं कि उनके डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। इसलिए ये भी एक आवश्यक होगा कि एक कॉन्शियस स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि यहाँ का यूथ
मेल और फीमेल दोनों कैसे अच्छी शिक्षा, और अर्बन और रूरल दोनों कैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्किल, और यही के डिमांड्स को, पहले जमाना हुआ करता था जब लोग बड़े बड़े शहरों में मुंबई और चेन्नई और कोलकाता जाया करते थे नौकरी के लिए, अब आपके इलाके में ही नौकरी निकल रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों निकल रही है, अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, रियल एस्टेट से लेके, इंडस्ट्री से लेके, और वहां पे काम करने से लेके, सर्विस सेक्टर से लेके, हर जगह अपॉर्चुनिटी निकल रही है। तो भाई अब वो मैचिंग अगर हो जाएगी तो मैक्सिमम लोग उस प्रोसेस में इंगेज हो जाएंगे, और जब इंगेज हो जाएंगे तो इस तरह के लड़ाइयां झगड़े थोड़ा सा कमी आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो यही जो बीएन सिंह सर कह रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और इसके अलावा मेन चीज है कि ये जो अपोलोजाइज करने की बातें हैं या अपनी गलती मानने की बातें हैं, या जो स्पीड ये मिसमैच हो रही है, चाहे वो गांव और शहर की हो, चाहे वो यूथ की बाकी जनरेशन से हो, इसको जो ये मिसमैच है इसको मैच कराने के लिए जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एओए हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो जो भी लोग हैं, इनको इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी लोगों को एजुकेट करने के लिए। क्योंकि जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा तब तक लोग इस बात को, बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं, वो इस बात को समझेंगे नहीं। खासतौर पे 30 प्लस तक के जो लोग हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं इस शहर को जीवंत रखने के लिए, इन लड़ाइयों को रोकने के लिए। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हम लोग फिर मिलेंगे नई परिचर्चा के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।